जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश की नदियाँ है। और मध्य प्रदेश की नदियों का यह हमारा पार्ट नंबर 3 है। और अगर बात की जाए तो यह हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 40 है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और यह जो सामान्य अध्ययन है हमारा वह किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, मध्य प्रदेश पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभदायक होगी हमारी यह सफलता बैच की मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की यह सीरीज। तो अधिक से अधिक हमारे वीडियोस की लिंक को शेयर करें और अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह लिंक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, तो उसमें हमारे कितने टॉपिक हो गए हैं? तो पहला टॉपिक मध्य प्रदेश का गठन, दूसरा टॉपिक मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तीसरा टॉपिक मध्य प्रदेश के पर्वत, चौथा टॉपिक मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, पांचवा मध्य प्रदेश की जलवायु, छठवां टॉपिक मध्य प्रदेश की ऋतुएं, सातवां टॉपिक मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, आठवां टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनगणना, नौवां टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, 10वां जो टॉपिक था हमारा वह मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, 11वां टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट, और 12वां जो टॉपिक हमने पढ़ लिया वह हमारे मध्य प्रदेश के उद्योग थे। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह मध्य प्रदेश की क्या है? नदियाँ हैं। कौन सा टॉपिक है साथियों? मध्य प्रदेश की नदियाँ। क्लियर है इतनी बातें? तो यह हमारा लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 3 है इसका, और लेक्चर नंबर कौन सा है ये हमारा? तो लेक्चर नंबर 40 है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और आज आप चलिए दोस्तों, कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश को कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाहित करने की कोशिश करते हैं, और जिसका शीर्षक है जो है तू मध्य प्रदेश सी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और हमारी शुरुआत होती है कि तू इठलाती चंबल सी, तू नर्मदा सी बहती है, तू इठलाती चंबल सी, तू नर्मदा सी बहती है, जो है तू मध्य प्रदेश सी, तू हृदय में मेरे रहती है। क्या कहूँ तेरे बारे में, तेरी बातें धूपगढ़ सी ऊंची है। जैसे अशोक श्रीदेवी के किस्से वैसे हमारी कहानी सच्ची है। जैसे बहुटी से सेलर बहे वैसे तेरी आँखों से प्रेम बहता है। जब क्रुद्ध हो जाए तब 9 गाँव सा तापमान रहता है। तेरे होठों की कांति पन्ना के हीरे की तरह चमकती है, जिसे देखकर इनको मेरी आंखें मंदसौर का अफीम चखती है। तेरी आंखें भोजताल झील सी जो रहती हरदम घमंडी है। तेरी बाहें पंचमढ़ी सी जहाँ सदा ही रहती ठंडी है। तू कड़कनाथ सा गौरव मेरा, तू भेम बैठका की समीक्षा है। बस तू थोड़ा लेट हो जाती जैसे MPPSC की परीक्षा है। विश्वास दिलाता हूँ हे प्रिय, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है। मेरे हृदय में कुछ और नहीं, वह इंदौर सा साफ है। जैसे मोहन का कार्यकाल वैसे हमारा प्रेम अनंत रहे। अंत में उज्जैन के महाकाल का आशीष हम सभी पर बना रहे। तो साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वह हम पढ़ रहे हैं
हमारे मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र और नदियाँ। अब हम इन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से उस टॉपिक को या किसी एक पर्टिकुलर नदी में जो टॉपिक समाहित रहेंगे हमारे, वो कुछ इस प्रकार रहेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इसके बाद वे नदियाँ अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, फिर हम देखेंगे कि उन नदियों की जो लंबाई है वो कितनी है, उनके कुछ अन्य नाम या कुछ प्राचीन नाम हैं उनके बारे में हम देखेंगे। साथ साथ हम उनकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम अफवाह क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में यह बहती है। फिर आगे हम देखेंगे कि उस नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, प्रमुख नदी घाट कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ साथ हम प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे और अंत में जो अन्य तथ्य रहेंगे उनके माध्यम से हम उस नदी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली नदी के साथ। हमारी पहली जो अफवाह तंत्र है हमारा, वह है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। और नर्मदा नदी अफवाह तंत्र की बात करेंगे और इसमें जो हमारी पहली नदी है वह कौन सी है, तो याद रखिएगा हमारी जो पहली नदी है वह है नर्मदा नदी। और जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम हर नदी को कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे और साथ साथ उन्हें उसमें समाहित सभी फैक्ट को हम जानेंगे। तो चलिए नर्मदा मैया से शुरुआत करते हैं। और अगर नर्मदा के उद्गम की बात की जाए तो नर्मदा का उद्गम नर्मदा कुंड अमरकंटक जिला अनूपपुर से होती है। तो देखिए साथियों, अगर आप लोगों को यह नक्शे में दिख रहा होगा तो ये देखिए, मैं लाइन बना देता हूँ हमारी नर्मदा मैया की। ये देखिए, ये जो रेड कलर से जो हमें नदी दिख रही है वह कौन सी है, तो याद रखिएगा वह हमारी नर्मदा मैया है। और इस जगह पर जो हमें देखने को मिल रहा है वह जगह कौन सी है, तो वह अनूपपुर ज़िले का अमरकंटक वाला हिस्सा है। और आगे बढ़कर ये जो नदी हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होती हुई इसका विलय जो है या इसका जो मुहाना बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो इस नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी या इसे ही हम केम्बे की खाड़ी या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं अरब सागर के में जाकर यह नदी मिल जाती है। अब अगर हम नर्मदा की कुल लंबाई की बात करेंगे तो हमारी नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा यह हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके अन्य नाम या पुराने नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो अगर इसके हम प्राचीन नामों की बात करेंगे तो प्राचीन नामों में इसे हम मेकलसुता, रेवा, संकरी, सांखिरी, ठीक है, फिर निबुद्धा, कुंवारी, कावेरी इसे सिर्फ हम ओमकारेश्वर में कहते हैं। इसके बाद हम सोमप्रभा, इसके बाद अगला नाम है सोमोदेवी, शिवपुत्री और नामदासो। ये अंग्रेज वैज्ञानिक टॉलमी द्वारा इसे यह नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक नाम हमें देखने को मिलता है रेवा, और याद रखिएगा इसी रेवा नदी या हम कहें नर्मदा के नाम पर ही हमारे मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम क्या है, तो रीवा है। तो अगर कल को पूछ लिया जाए कि रीवा जिले के का जो नाम है वह रीवा किसके नाम पर रखा गया, तो वह माँ रेवा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक नाम देखने को मिलता है कुंवारी। तो कहा जाता है कि जो माता नर्मदा है वह कुंवारी नदी है, इसलिए इसे हम कुंवारी नदी के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ कावेरी के नाम से भी हम इस नदी को जानते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओमकारेश्वर में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो पूछा जाने वाला नाम है वह एक है शिवपुत्री, क्योंकि कभी भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी को। वहीं नामदासो
जो नाम है वो किसने दिया, तो टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामदासों के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और इसके जो अन्य नाम हैं उन नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अन्य नामों में हम देखते हैं कि इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब अगर हम इस नक्शे में इसे हम देखें तो यह मध्य प्रदेश को पूर्व से पश्चिम तक का अधिकांश हिस्सा यह कवर करती है और इसी पर हमारा मध्य प्रदेश निर्भर है, इसीलिए हम इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। साथ में इसे हम मध्य प्रदेश की या हम कहें भारत की हृदय रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक तरीके से भारत के नक्शे में देखेंगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच हमें देखने को मिलती है और इसका उद्गम मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से होता है। ठीक है, इसे ही हम द रिवर ऑफ जॉय या आनंदमयी नदी के नाम से जानते हैं और इसका अगला नाम है मध्य प्रदेश की राजकी नदी। इसे ही हमने मध्य प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा भी दे रखा है, तो इसका एक नाम हमें मध्य प्रदेश की जीवित नदी के नाम पे भी यह देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अपवाह क्षेत्र देखते हैं कि यह किन किन राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, जो कि कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 1077 किलोमीटर यह हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम महाराष्ट्र में और फिर अंत में यह गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है कि यह जो नर्मदा है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, भारत की 5वीं सबसे बड़ी और प्रायद्वीपीय भारत की 3री सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? तो इतने फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है यह हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, यह हमारे मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 16 जिलों से प्रवाहित होती है। चलिए हम इसको नक्शे में देखते हैं कि यह कौन सा जिले से होकर गुजरती है। तो देखिए, सबसे पहले यह अनूपपुर जिले से निकलती है। अनूपपुर से निकलने के बाद यह डिंडोरी से मंडला के बाद में यह सिवनी। ठीक है, कुछ किताबों में सिवनी से इसे प्रवाहित होते हुए नहीं दिखाया गया है। ठीक, तो सिवनी के बाद में यह जबलपुर के बाद यह नरसिंहपुर, फिर रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर जिले में यह प्रवाहित होती है। बोले सर 16 गिनवा के बताओ कि 16 हुए कि नहीं। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, नरसिंहपुर 6, नर्मदापुरम 7, रायसेन 8, सीहोर 9, हरदा 10। ठीक, देवास 11वीं, खंडवा 12वीं, खरगोन 13वां जिला, बड़वानी 14वां जिला, धार 15वां और अलीराजपुर 16। तो इन 16 जिलों से प्रवाहित होती है हमारी कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। चलिए एक बार फिर से हम उन 16 जिलों की बात कर लेते हैं कि 16 जिले कौन कौन से हैं। तो आप सभी लोग एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ में कि यह कहाँ से शुरू होती है। तो यह नदी जो है इसकी शुरुआत होती है अनूपपुर से। अनूपपुर के बाद डिंडोरी, मंडला, सिवनी। ठीक, 4 जिले हो गए। इसके बाद 5वां जिला हो गया जबलपुर, 6वां जिला हो गया नरसिंहपुर, 7वां जिला हमारा रायसेन। इसके बाद
8वां जिला हमारा नर्मदापुरम, जिसे पूर्व में हम होशंगाबाद के नाम से जानते थे। 9वां जिला हमारा सीहोर। 10वां जिला हमारा हो गया हरदा। 11वां जिला देवास। 12वां खंडवा। 13वां खरगोन। 14वां जिला बड़वानी। 15वां जिला धार और 16वां जो जिला है हमारा वह अलीराजपुर। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नदियाँ कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कुल 16 जिलों से होकर यह गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा है उसकी सर्वाधिक 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 नदियां बाएं से या अंग्रेजी में कहे तो लेफ्ट साइड से और 19 नदियां इसकी राइट साइड से या फिर दाईं ओर से आकर नर्मदा नदी में मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर बात करें कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, तो बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देवना, तवा, गंजाल, गोई और कावेरी। सॉरी। तो ये प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो गई, तो बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ एक बार फिर से बता देता हूँ। बरनार, इसके बाद बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देवना, तवा, गंजाल, गोई और कावेरी। तो ये वो प्रमुख नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से या बाईं साइड से आकर मिलती है। और वहीं अगर बात की जाए कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, तो देखिए हिरण, हथनी, तिंदोली, चंद्रकेशर, कन्हार, मान, ऊटी, कोलार, चोरल, जामनेर, शिप और बारना, ये प्रमुख नदियां हैं जो दाईं ओर से आकर मिलती है। देखिए हम इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं कि किस साइड 19 है और किस साइड 22 है। तो देखिए अगर 22 की बात करें तो 22 में ब आता है, तो ब का 22 और बायां का ब, यानी कि ब 22 बाएं। तो बाएं से कितनी नदियाँ आकर मिलती है, तो 22 मिलती है। और अगर हमें 19 नदियाँ याद भी नहीं रहती तो हम 41 में से 22 माइनस कर लेंगे, तो हमारी जो शेष नदियाँ बचेंगी वो कितनी हो जाएगी, तो 19 नदियाँ हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारी नर्मदा नदी की, कि इस नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, कौन कौन से इस पर वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल किन जिलों में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा जलप्रपात आता है वह है कपिल धारा। ठीक है, कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो यह कपिल धारा और इसी के आगे हमें दुग्ध धारा जलप्रपात देखने को मिलता है। तो यह हमें अनूपपुर जिले में देखने को मिलता है। देखिए एक धरना हमें दूध धारा जलप्रपात भी देखने को मिलता है, लेकिन ये गोवा में स्थित है। ठीक, और दुग्ध धारा कहाँ पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। तो अनूपपुर में कितने जलप्रपात मुख्यतः, कपिल धारा और दूध धारा। ठीक है, अगले जलप्रपात की ओर चलते हैं। तो यह धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि भेड़ाघाट जिला जबलपुर में यह स्थित है। जब इसका जल चट्टानों से टकराता है और यह प्रवाहित होता है तो यह धुएं की तरह हमें दिखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, और उसी कारण से यह किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अगले जलप्रपात की धारा बात करेंगे तो सतधारा जलप्रपात, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मानधाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ये दोनों के दोनों हमें खंडवा में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर सहस्त्रधारा की बात करें तो यह महेश्वर में हमें देखने को मिलता है। देखिए ये सहस्त्रधारा जलप्रपात की एक कहानी है। चलिए मैं आपको वो कहानी भी थोड़ी बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे सहस्त्र अर्जुन नाम से, जिनकी हजारों भुजाएं थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि एक बार सहस्त्र अर्जुन ने
जो है कि अपनी रानियों के साथ उसे जल क्रीड़ा करनी थी, तो उसने क्या करा कि वह नर्मदा नदी में बैठ गया और अपने हाथों को बिल्कुल शाहरुख खान जैसे फिल्मों में अपने हाथ फैलाता है वैसे फैलाकर बैठ गए, जिस कारण से क्या है कि वहाँ पर जो नर्मदा है उसका प्रवाह रुक गया था। ठीक है, तो क्या है कि कहते हैं कि जो रावण है वो भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो जब वह कैलाश पर्वत से लंका की ओर जा रहा था तब उसे एक खाली स्थान दिखा, तो उसने सोचा चलो हम यहाँ पर भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं। तो वो पूजा पाठ करा, उसने शिवलिंग बनाया, पूजा पाठ कर रहा था। इतने में जो सहस्त्र अर्जुन है उसकी जो जल क्रीड़ा थी वो समाप्त हो गई और वो उठने से क्या है कि वो जल बह गया। लेकिन जब ये नहा रहे थे तब इनकी उंगलियों के बीच का जो गैप होता है उसके द्वारा हजारों धाराएं निकली, जिसे हम सहस्त्र धारा के नाम से जानते हैं। तो ये वही सहस्त्र धारा जलप्रपात है। और कहते हैं कि जब ये अपनी जल क्रीड़ा समाप्त करने के बाद चल दिए, तो जिसके कारण से जो रावण है उसकी जो पूजा पाठ है उसमें विघ्न डल गया और उसने युद्ध के लिए सहस्त्र अर्जुन को ललकारा था। अगर आपने रामानंद सागर जी की रामायण देखी होगी और जब अंगद अपनी पैर की शक्ति का पावर दिखाते हैं तो उस समय पर उन्होंने इस बात का भी उल्लेख करा था कि सहस्त्र अर्जुन नामक राजा ने जो है रावण को बंदी बनाया था, उसे युद्ध में हराया था। और कहा जाता है कि सहस्त्र अर्जुन की रानियों ने इसके रावण के 10 सिरों पर दिए रखने के लिए यूज करे थे। ठीक है, तो ये कहानी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो हमारा जलप्रपात है वह है जारवानी जलप्रपात, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह हमें गुजरात में देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा नर्मदा के प्रमुख घाट, यानी नर्मदा नदी पर प्रमुख कौन कौन से घाट है, तो उन घाटों की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर हमें संगम घाट, जो कि कहाँ पर स्थित है, मंडला जिले में स्थित है। दूसरा हमें मिलता है ग्वारी घाट या और तिलवारा घाट। ये दो प्रमुख घाट है जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यह जबलपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये सेठानी घाट जो बहुत फेमस घाट है ये होशंगाबाद जिले में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए तिलवारा घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ थी उन्हें यहाँ पर विसर्जित किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और सेठानी घाट के बाद अगला जो घाट आता है वह है सांडिया घाट, जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक, अगला घाट है हमारा बरमान घाट, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है और इसी घाट पर मकर संक्रांति के समय पर बरमान का मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं अगले घाट की ओर चलेंगे तो यह हमें महेश्वर का घाट देखने को मिलता है, जो कि खरगोन जिले में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे हम महेश्वर का घाट या अहिल्या घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महेश्वर में बहुत सारा जो विकास कार्य है वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं बरगी परियोजना, जो कि कहाँ पर, नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अगली नदी की ओर बढ़ेंगे तो ओमकारेश्वर परियोजना, जो कि हमें खंडवा जिले में देखने को मिलती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की नर्मदा के ऊपर सबसे बड़ी परियोजना की बात करेंगे तो वह इंदिरा सागर परियोजना है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह खंडवा जिले में स्थित है। देखिए इसी इंदिरा सागर परियोजना को हम पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब अगली जो परियोजना है वो नर्मदा की एक प्रमुख सहायक देवड़ा परियोजना हमें कहाँ पर मिलती है, तो यह खरगोन में हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? अगली जो परियोजना है वह है लोअर गोई परियोजना और यह बड़वानी जिले में स्थित
है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और जो हमारी अगली परियोजना है वह है महेश्वर परियोजना। ठीक, महेश्वर परियोजना ये महेश्वर खरगोन में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो परियोजना है वह है हमारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, या इसे ही हम जोबट परियोजना के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह अलीराजपुर में स्थित है। और अगर नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना की बात की जाए तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी जो परियोजना है वह है सरदार सरोवर परियोजना, और यह गुजरात में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें ताकि हम उस समस्या को सॉल्व करने में आपकी सहायता कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाराज।